आज हम भारत के नक्शे पर एक सफर पर निकलेंगे, लेकिन ये सफर शहरों या पहाड़ों का नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छिपे खजानों का होगा। हाँ, मतलब हम बात करेंगे उन चीजों की जो देश को असल में चलाती हैं। बिल्कुल, हम भारत के एनर्जी मैप को डिकोड करने वाले हैं। कोयले की काली नदियों से लेकर केरल के सुनहरे समुद्री तटों तक, जहां भविष्य की ऊर्जा छिपी है। आज की हमारी गहरी पड़ताल का विषय है भारत के ऊर्जा खनिज। बिल्कुल, और ये वो खनिज हैं जो हमारे देश की, आप कह सकते हैं, धड़कन है। जब हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं या गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, हम असल में इन्हीं खनिजों की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही बात है, ये सिर्फ पत्थर या तेल नहीं है। नहीं, ये भारत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी की बुनियाद है। और अगर हमें आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करना है, तो इन खनिजों को सही तरीके से और सस्टेनेबली इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस एनर्जी मैप को परत दर परत खोलते हैं। समझने के लिए हम इन खनिजों को मुख्य रूप से किन कैटेगरीज में बांट सकते हैं? देखिए, मोटे तौर पर 4 हिस्से हैं। पहला और सबसे बड़ा है कोयला, जिसे हम ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। अच्छा। दूसरा है पेट्रोलियम या कच्चा तेल, जिसे लिक्विड गोल्ड भी कह सकते हैं। तीसरा है प्राकृतिक गैस, जो अक्सर पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है। और चौथा? और चौथा, जो भविष्य की ऊर्जा का स्रोत है, वो है परमाणु ऊर्जा खनिज, जिसमें यूरेनियम और थोरियम आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत सबसे बड़े खिलाड़ी कोयले से करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि कोयला भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसा क्यों है? इसकी सीधी सी वजह है कि भारत की लगभग 55% से ज्यादा बिजली आज भी कोयले से चलने वाले ताप विद्युत ग्रहों, मतलब थर्मल पावर प्लांट से आती है। 55%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। ये हमारी फैक्ट्रियों को, हमारे घरों को और हमारे शहरों को रोशन करता है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये रीढ़ की हड्डी पूरे देश में नहीं फैली है। अच्छा। भारत का लगभग 97% कोयला कुछ गिनी चुनी नदी घाटियों में ही सिमटा हुआ है। कुछ गिनी चुनी नदी घाटियां? ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि देश की ज्यादातर ऊर्जा का स्रोत कुछ ही जगहों पर कॉन्सेंट्रेटेड है। एग्जैक्टली। सोचिए, दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी, ये सिर्फ नदियां नहीं, ये देश की एनर्जी की लाइफलाइंस है। वाह। इसका मतलब ये भी है कि अगर इन इलाकों में कोई भी दिक्कत आती है, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ी हो या लॉजिस्टिक्स से, तो उसका असर पूरे देश के पावर ग्रिड पर पड़ सकता है। ये एक तरह से भारत का इंजन रूम है। वाह, ये इंजन रूम वाली बात ने तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। तो अगर हम भारत के नक्शे पर इस इंजन रूम को देखें, तो ये पट्टी कहां से कहां तक फैली हुई है? ये एक बहुत ही स्पष्ट बेल्ट या पट्टी है जो पूर्वी और मध्य भारत में फैली है। चलिए पूर्व से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है झारखंड और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। ये देश का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कोयला हब है। झरिया, बोकारो, रानीगंज, ये नाम भारत के औद्योगिक इतिहास से जुड़े हैं। हाँ, सुने हैं ये नाम। इसी पट्टी से लगा हुआ है उड़ीसा, जहां का तालचेर कोयला क्षेत्र बहुत बड़ा है। फिर हम थोड़ा पश्चिम की ओर बढ़ें तो छत्तीसगढ़ में कोरबा और मध्य प्रदेश में सिंगरौली की खदानें आती हैं। अच्छा, तो ये एक पूरी बेल्ट है, एक पट्टी की तरह। बिल्कुल, एक कंटिन्यूअस बेल्ट है जो देश की औद्योगिक जरूरतों को पूरा करती है। तो कोयला हमारे घरों और फैक्ट्रियों को रोशन करता है, लेकिन हमारी गाड़ियां, ट्रक और हवाई जहाज किस पर चलते हैं? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है लिक्विड गोल्ड यानी पेट्रोलियम की। हाँ, और यहाँ कहानी बिल्कुल उलट है। उलट कैसे? कोयले में हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं, लेकिन पेट्रोलियम में हम अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा आयात करते हैं। 80% से ज्यादा? जी हाँ, मतलब दूसरे देशों से खरीदते हैं। इसीलिए हमारे देश में जहां भी तेल मिलता है, वो जगह स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत कीमती हो जाती है। भारत में पेट्रोलियम के भंडार मुख्य रूप से अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। अवसादी शैल यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं कि तेल इन्हीं चट्टानों में क्यों मिलता है? हाँ, इसे आप एक तरह की जियोलॉजिकल लेयर केक समझिए। लेयर केक? ये तो मजेदार है। बिल्कुल। लाखों सालों तक समुद्र या नदियों की तलहटी में पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, रेत सब परत दर परत जमते गए। ऊपर की परतों के भारी दबाव और धरती की गर्मी से नीचे दबे हुए ये ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे पककर तेल और गैस बन गए। अच्छा। इसीलिए तेल और गैस हमेशा इसी लेयर केक वाली चट्टानों में मिलते हैं, किसी और में नहीं। कमाल है। मतलब हम सचमुच लाखों साल पुरानी धूप और जिंदगी की ऊर्जा पर अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। तो भारत में ये जियोलॉजिकल लेयर केक्स कहाँ-कहाँ है? सबसे बड़ा
और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है मुंबई के तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर अरब सागर में, जिसे मुंबई हाई कहते हैं। मुंबई हाई, ये तो ऑफशोर हुआ। हाँ, ये एक अपतटीय यानी ऑफशोर क्षेत्र है और भारत के कुल उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। जमीन पर यानी ऑनशोर क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिम में गुजरात का अंकलेश्वर और खंबात क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने असम के बारे में भी सुना है, वहां की तो कहानी ही अलग है। हाँ बिल्कुल, असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। यहीं पर डिगबोई है, एशिया की पहली तेल रिफाइनरी। डिगबोई के नाम के पीछे भी तो एक कहानी है ना? हाँ, कि 19वीं सदी में अंग्रेजों ने हाथियों के पैरों पर तेल लगा देखा और चिल्लाए, डिग बॉय डिग। ये भले ही एक लोक कथा हो, पर यह बताती है कि हमारी तेल की खोज कितनी पुरानी और एडवेंचरस रही है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। पर असम ही क्यों? देश के बाकी हिस्सों में उस वक्त तेल क्यों नहीं मिला? क्या वहां की जियोलॉजी में कुछ खास था? बिल्कुल, असम का क्षेत्र, जिसे ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं, भूवैज्ञानिक रूप से एक बहुत गहरा बेसिन है, वही लेयर केक वाला बेसिन। यहाँ लाखों सालों से अवसाद जमा होता रहा, जिसने तेल बनने के लिए परफेक्ट कंडीशंस बनाई। और आज के दौर में? हाल के सालों में पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास कृष्णा गोदावरी बेसिन एक नए सितारे की तरह उभरा है। कृष्णा गोदावरी बेसिन मतलब केजी बेसिन? हाँ, केजी बेसिन। वहाँ तेल और खासकर प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। आपने प्राकृतिक गैस का जिक्र किया, क्या ये भी उन्हीं जगहों पर मिलती है जहाँ पेट्रोलियम है? हाँ, ज्यादातर मामलों में गैस और तेल साथ साथ ही मिलते हैं। प्राकृतिक गैस को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है, क्योंकि ये ज्यादा साफ ईंधन है। बिल्कुल, ये कोयले और पेट्रोल के मुकाबले काफी साफ जलती है। इसके सबसे बड़े भंडार आज की तारीख में कृष्णा गोदावरी बेसिन में है। और मुंबई हाई में? हाँ, मुंबई हाई और गुजरात में भी तेल के साथ गैस निकलती है। और पूर्वोत्तर में असम के अलावा त्रिपुरा भी प्राकृतिक गैस का एक बड़ा उत्पादक है। तो हमारे पास पावर के लिए कोयला, ट्रांसपोर्ट के लिए तेल और गैस, लेकिन अब दुनिया क्लीन एनर्जी और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रही है। यहीं पर परमाणु ऊर्जा खनिजों का रोल आता है, यूरेनियम और थोरियम। बिल्कुल, ये खनिज भारत की लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आप कह सकते हैं तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। अच्छा, कैसे? पहले यूरेनियम की बात करते हैं। सच तो ये है कि भारत में अच्छी क्वालिटी के यूरेनियम के भंडार बहुत सीमित हैं। ये मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम जिले की आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में मिलता है। कुछ और जगहें भी हैं? हाँ, कुछ भंडार राजस्थान के अरावली और आंध्र प्रदेश में भी मिले हैं। रुकिए, एक और नया शब्द आ गया, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। तेल तो लेयर केक वाली चट्टानों में था, ये उनसे अलग कैसे हैं? ये चट्टानें धरती के बिल्कुल अलग प्रक्रियाओं से बनी हैं। आग्नेय यानी इग्नियस रॉक्स वो हैं जो पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं। मतलब धरती की नींव के पत्थर। आप इन्हें बिल्कुल वैसा कह सकते हैं। और कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स वो हैं जो पहले से मौजूद चट्टानों के अत्यधिक गर्मी और दबाव में अपना रूप बदलने से बनती हैं। यूरेनियम जैसे भारी और रेडियो एक्टिव तत्व अक्सर इन्हीं मजबूत क्रिस्टलीय चट्टानों में पाए जाते हैं, ना कि नर्म लेयर केक में। समझ गई। तो यूरेनियम के मामले में हम बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन थोरियम, मैंने सुना है कि इसमें भारत ने जैकपॉट जीता है। आपने बिल्कुल सही सुना है। भारत में थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है। सबसे बड़ा? जी हाँ। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि यह किसी गहरी खदान से नहीं निकलता। एक मिनट, मतलब आप कह रहे हैं कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का भविष्य केरल के बीच की रेत पर निर्भर करता है? ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। पालघाट और कोल्लम जिलों के पास। मतलब ये रेत के साथ मिला होता है? हाँ, ये असल में एक भारी रेडियो एक्टिव मिनरल है जो रेत के दानों के साथ मिला होता है। पर ये मोनाजाइट बीच की रेत में ही क्यों मिलता है? इसे ऐसे समझिए कि जब नदियां पश्चिमी घाट के पहाड़ों से बहकर आती हैं, तो वो अपने साथ हर तरह के खनिज बहाकर लाती हैं। ठीक है। समुद्र के किनारे पहुंचकर लहरें हल्की रेत को तो आगे पीछे कर देती हैं, लेकिन मोनाजाइट जैसे भारी कण वहीं जमा हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई छन्नी हल्की और भारी सामान को अलग कर दे। वाह, ये तो प्रकृति की अपनी ही तकनीक है। बिल्कुल। तो ये हमें बीच पर एक छिपे हुए खजाने की तरह मिलता है। यही वजह है कि भारत का त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम भविष्य में थोरियम पर बहुत अधिक निर्भर है। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। तो अगर हम अब पीछे हटकर पूरे एनर्जी मैप को एक साथ देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। जी बिल्कुल। जीवाश्म ईंधन एक तरह की चट्टानों में मिलते हैं और परमाणु खनिज दूसरी तरह की। हाँ, एक बहुत स्पष्ट भौगोलिक आधार है जो भारत की भूगर्भीय संरचना की कहानी कहता है।
कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्मी ईंधन मुख्य रूप से अवसादी बेसिन्स यानी सेडिमेंट्री बेसिन्स में हैं। यानी पुरानी नदी घाटियां और समुद्र के तटीय हिस्से। बिल्कुल। और वहीं यूरेनियम जैसे परमाणु खनिज प्रायद्वीपीय पठार की प्राचीन और कठोर आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में मिलते हैं। और थोरियम का तटीय बालू में मिलना भारत की अनोखी तटीय भूवैज्ञानिक प्रक्रिया को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर भारत की एनर्जी स्टोरी में एक दिलचस्प विरोधाभास है। हम कोयले और थोरियम जैसे संसाधनों में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से हैं, लेकिन अपनी गाड़ियां चलाने के लिए आज भी दुनिया पर निर्भर हैं। एग्जैक्टली। और भारत की इसी एनर्जी ज्योग्राफी को समझना सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। ये समझने के लिए जरूरी है कि हमारा देश कैसे चलता है, हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद क्या है और भविष्य में हमारी चुनौतियां और मौके क्या होंगे। सही कहा। ये विविधता भारत को एक मिक्स्ड एनर्जी स्ट्रेटेजी अपनाने का अवसर देती है, जहां हम कोयले का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे गैस, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ सकते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि भविष्य की ओर देखते हुए भारत अपनी इन अलग-अलग ऊर्जा संपत्तियों को कैसे संतुलित कर सकता है। हम अपनी तेल पर निर्भरता को कम करने और केरल के समुद्र तटों पर पड़े थोरियम जैसे विशाल स्वदेशी संसाधन की क्षमता को अनलॉक करने के लिए क्या रणनीतिक कदम उठा सकते हैं।